अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने वीक 14 के लैब टास्क की तरफ और देखते हैं कि इस वीक के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है और उसके रिकॉर्डिंगली हम कौन से टास्क परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर जो आज इस वीक हम लोग टॉपिक करने वाले हैं कवर, वो है बेसिकली वेब एपीआई। ठीक है। और वेब एपीआई के अंदर जो है हम लोग कुछ ऑपरेशंस देखेंगे जो मैं आपको बताता चलूँ, जिसके अंदर जिसको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं एज अ क्रूड, CRUD। ठीक है। जिसके अंदर क्रिएट का ऑप्शन होता है, उसके बाद क्या कहते हैं, डिलीट का ऑप्शन है हमारे पास, अपडेट का ऑप्शन है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को देखेंगे और आज इस बारी इस वीक के अंदर हम एक नई चीज़ को इंस्टॉल करेंगे और उसको देखेंगे। बेसिकली उसका नाम है गूगल पोस्टमैन। ठीक है। तो ये क्या चीज़ होती है, तो ये इस वीक के अंदर हम लोग देखेंगे। अच्छा जी। तो ASP.NET MVC के अंदर अब हम लोग सिंपल एक पहले वेब एपीआई बनाने जा रहे हैं। इस वीक के अंदर हम लोग सिंपल वेब एपीआई बनाएंगे और आने वाले वीक के अंदर फिर हम जो है उसको MV के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखेंगे। और फिर एक और वीक के अंदर हम बेसिकली क्या देखेंगे कि JQuery के थ्रू भी इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो वो बेसिकली आने वाले वीक्स की बात होगी। तो इस वीक के अंदर हम लोग सिंपल एक वेब एपीआई बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि एपीआई स्टैंड फॉर क्या होता है। तो एपीआई स्टैंड फॉर होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। ASP.NET वेब एपीआई इज़ अ फ्रेमवर्क, ठीक है, that makes it easy to build HTTP services that reach a broad range of clients including browsers and mobile devices। इसके अलावा और भी डिवाइसेस हो सकती हैं। तो बेसिकली एपीआई तो आपको मतलब समझ आ गया कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कि हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है। एक ख़ास कोई एप्लीकेशन बनाएंगे प्रोग्रामिंग कि उसका इंटरफेस जो होगा वो एपीआई होता है। ये तो ठीक है। अब वेब एपीआई जो है एक फ्रेमवर्क है, उसको यूज़ करते हुए हम जो है HTTP के अंदर सर्विसेज बनाएंगे। ठीक है। अब वेब के ऊपर आपको किस किस तरह के सर्विसेज मिलती हैं, तो उस तरह की जो भी सर्विसेज होंगे वो बनाएंगे। अब जब हम वेब से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि वेब के ऊपर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम मतलब अब ब्राउज़र्स जो हम वेब एपीआई बनाएंगे तो वो बेसिकली उसके अंदर ब्राउज़र भी इंक्लूड होगा, लाजमी बात है। हमारे पास मोबाइल डिवाइसेज हैं, हमारे पास वेबसाइट्स हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए हम लोग जो है वेब एपीआई बनाएंगे। ASP.NET Web API is an ideal platform for building RESTful application on .NET framework। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि RESTful सर्विसेज क्या होती हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो बेसिकली एक आइडियल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो है हम RESTful एप्लीकेशंस बनाएंगे .NET फ्रेमवर्क में। ठीक है। When we are building APIs on the web, there are several ways we can build APIs on the web। तो बेसिकली अभी जो है अगर APIs की बात करें तो हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट हम जो है ASP.NET के मतलब हम लोग जो है वेब API जो बना रहे हैं वो RESTful सर्विसेज को यूज़ करते हुए बना रहे हैं। तो ये और तरीके भी हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि HTTP RPC है और रिमोट प्रोसीजर कॉल को यूज़ करते हुए बना सकते हैं जिसके अंदर मेथड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, द वर्ब्स themselves आर इंक्लूड इन द APIs लाइक गेट कस्टमर्स। तो बेसिकली अभी जो हम API बनाएंगे ना उसके अंदर हम लोग वर्ब्स यूज़ करते हैं और वो वर्ब्स कौन से होते हैं, वो हमारे पास होते हैं गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। ये 4 वर्ब्स होंगे। ठीक है। और उसके लिए हम कस्टमर को गेट कैसे करना है, तो वो गेट वाला फंक्शन है। इंसर्ट के लिए हम लोग कौन सा डिलीट के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। पोस्ट जो होता है, पोस्ट जो है हमारे पास मेरे ख्याल से हाँ, तो जो पोस्ट है वो बेसिकली क्या कहते हैं इंसर्ट के लिए होता है। पुट जो होता है हमारे पास अपडेट के लिए होता है। डिलीट जो हमारे पास डिलीट करने के लिए होता है और गेट जो होता है वो गेट करने के लिए होता है। ठीक है। तो इट यूजेस स्टैंडर्ड HTTP मेथड्स। तो बेसिकली इन 4 मेथड्स को हम यूज़ करेंगे इस तरह की चीज़ों को कहते हैं entertain करने के लिए। That each of these endpoints end up using a separate URI। ठीक है। और URI हर किसी का अलग होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा और बाकायदा हम लोग परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी। और APIs जो है क्या होता है, सपोर्ट मल्टीपल टेक्स्ट फॉर्मेट्स लाइक XML, JSON और ETC। ये भी है, आगे चल के मैं आपको बाकायदा जो है दिखा भी दूंगा। लेट्स टेक अच्छा जी। तो क्या कहते हैं, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्ट सर्विसेज क्या होती हैं। रेस्ट स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र।
REST was first introduced in the year 2000 by Roy Fielding. REST is an architectural pattern for creating an API that uses HTTP as its underlying communication method. तो बेसिकली एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है और इस पैटर्न को यूज़ करते हुए हम लोग जो है अपनी API बनाएंगे। ठीक है, दरअसल आर्किटेक्चर के अंदर बेसिकली कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए जो है या फिर वो कंस्ट्रेंट हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो हमारी होने चाहिए, शुड एडहेयर टू, वो ज़रूर होने चाहिए, वो होने चाहिए हमारी क्या कहते हैं API के अंदर, तभी जाके हम जो है इस आर्किटेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? एक है सबसे पहले क्लाइंट सर्वर, कि भाई क्लाइंट जब रिक्वेस्ट सेंड करे तो वो सर्वर के पास जाए, सर्वर जो है उसका जो रिस्पांस हो वो फिर क्लाइंट को सेंड करते। तो बेसिकली ये सिंपल है, क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट एंड सर्वर सेंड्स अ रिस्पांस। तो बेसिकली क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो है रिक्वेस्ट सेंड होनी चाहिए और सर्वर जो उसका बेसिकली जो रिस्पांस है वो उसे वापस दोबारा सेंड कर दे। दिस सेपरेशन ऑफ कंसर्न सपोर्ट्स द इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ द क्लाइंट साइड लॉजिक एंड सर्वर साइड लॉजिक। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंस्ट्रेंट। वी हैव गॉट अ क्लाइंट, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इसमें इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। वी हैव गॉट अ क्लाइंट और एक सर्वर है जो कि क्लाइंट जो है सर्वर को सेंड रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो है उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्स, उस पर रिस्पॉन्स देता है, सर्वर रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट। ठीक है, एक और है स्टेटलेस। अब स्टेटलेस क्या चीज़ है? The communication between the client and the server must be stateless between the request. Stateless होना चाहिए, वो क्या चीज़ है? This means we should not be storing anything on the server related to the client. Client के हिसाब से हमें कोई चीज़ स्टोर करने की ज़रूरत ना हो, क्लाइंट ने जो भी कुछ हमें कहा है तो हम फ़ौरन से वो सर्वर पे सेंड करें, सर्वर उसका रिस्पांस मतलब जो भी उसने वहाँ पे काम करना है उसका काम करे और उसका जो रिस्पांस है मैं वापस सेंड करें। तो हमें मतलब दरमियान में कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जहाँ पे हम क्लाइंट का जो डाटा है उसे ना ऐसे ही उसे सेव कर रहे हो। The request from the client should not contain all the necessary information for the server to process that request. और ऐसा भी ना हो कि हम जो है बार बार उससे कोई मीनिंगफुल, मतलब मीनिंगफुल इस सेंस में कि उसकी जो है इंफॉर्मेशन ऐसी हो, सारी उसकी इन्फॉर्मेशन हो। जैसे अब होता है ना कि हम कोई चीज़ सपोज बाय करने जा रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर, तो हम स्टार्टिंग में ही उसे एक बार जो है क्या कहते हैं एक लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद ये नहीं होता कि बार बार हम लॉगिन कर रहे हैं, जब भी कोई नई प्रोडक्ट परचेज़ करने जा रहे हैं तो हम लॉगिन का जो है उसे एक बार दे देते हैं। उसके बाद जब भी हमने कोई चीज़ बाय करनी होती है तो हम स्पेसिफिकली सिर्फ वो आइटम उसे सेलेक्ट करते हैं और सिर्फ वही आइटम जो है वो सर्वर के साइड पे जाती है कि भाई ये यूज़र जो है वो ये चीज़ बाय करना चाहता है। तो इस तरह की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, कैशेबल। सम डाटा प्रोवाइडेड बाय द सर्वर लाइक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, अ लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी, दिस डाटा डज नॉट चेंज दैट ऑफन। This constraint says that let the client know how long this data is good for, so the client does not have to come back to the server for the same data over and over again. ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये होता है कि अगर इस ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो जो उसको पता हो, जिस तरह लॉगिन की बात है, लॉगिन को देख लिया हमने, लॉगिन एक बार कर लिया, अब ये इन्फॉर्मेशन वो नहीं कि हमें बार बार देना पड़ रही हो क्या कहते हैं क्लाइंट को। ठीक है, हमने एक बार दे दी, बस काम खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि सम डेटा प्रोवाइडेड बाय द सर्वर लाइक, अच्छा दूसरी बात ये है कि सर्वर की साइड से जो चीज़ अब एक बार बतानी पड़ रही है, जैसे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, अब वो इसने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमें बता दी, डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, कंपनी को बता दी, दिस डज नॉट चेंज दैट ऑफन। अब ये जो डाटा है वो जो है बार बार चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं एक ही बार हम लोग अपडेट करते हैं और एक बार यूज़र को जो है वो शो हो रहा होता है। तो बेसिकली इसको हम लोग बोल रहे हैं कैशेबल। अच्छा जी, अच्छा इसे होता क्या है, अब कैशेबल को परफॉर्म करने से हमारे पास होता क्या है कि कैशिंग अवॉइड्स अननेसेसरी प्रोसेसिंग एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। बेसिकली इसमें होगा ये कि जो इस तरह की चीज़ होगी हम पहले से बता देंगे सर्वर साइड पे कि ये कैशेबल चीज़ है, कि इसको आपने एक बार सर्वर को बता दी, इसको आपको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है सर्वर को कि आइदर ये चीज़ अपडेट हुई है, ये चीज़ अपडेट हुई है। तो बेसिकली अगर ऐसा हो जाएगा तो वो बेसिकली वहाँ पे ओवरहेड जनरेट हो जाएगा, भाई सर्वर जो है बार बार उस चीज़ को चेक कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यूनिफॉर्म इंटरफेरेंस होनी चाहिए। इट डिफाइन द इंटरफेस बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। टू अंडरस्टैंड द इनफॉर्म इंटरफेस कंस्ट्रेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ रिसोर्स इज एंड द एचटीटीपी वर्ड जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, गेट पुट पोस्ट है। ठीक है, अच्छा तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या है हमारे पास। तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ रेस्ट एपीआई, रिसोर्सेज टिपिकली रिप्रेजेंट डाटा आइदर प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, कस्टमर एंड ईटीसी, ऑल आर रिसोर्सेज। अब हम जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पहले प्रोग्राम्स के अंदर अपने क्या कहते हैं
ये जब बनाए थे हम लोगों ने एम्प्लॉय का डाटा बनाया था, तो क्या कहते हैं, हम लोग कंट्रोलर का नाम लिखते थे, ठीक है, और आगे क्या कहते हैं एक्शन का नाम लिखते थे, ठीक है। तो अब आगे चल के ये होगा कि कोई एक पेज होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, अगर आपने नोट किया हो तो यूआरएल के अंदर ना स्लैश हमारे पास अक्सर आ रहा होता है प्रोडक्ट्स, और अगर आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया हुआ हो तो स्लैश उस प्रोडक्ट की आईडी आ रही होती है। तो ये उस प्रोडक्ट की सपोज आईडी होती है, और उससे पहले जो नाम आ रहा होता है वो बेसिकली उसका सोर्स होता है, कि ये सोर्स है और इस सोर्स की ये आईडी है। तो आपको इतना कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आगे हम लोग करेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या जो है वो हमारे पास सोर्स है और क्या जो है वो हमारे पास उसकी आईडी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लिप के अंदर यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं।